हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे हमारा जो इनकम टैक्स सब्जेक्ट है उसमें वेतन शीर्षक का 27 नंबर क्वेश्चन जो बैक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसका 27 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। उसके बाद हम आपको बोर्ड में जाके समझाएंगे, पूरा सॉल्यूशन बताएंगे, वर्किंग नोट बताएंगे, हेडलाइन डाल के बताएंगे। वहाँ पे सारा प्रोसेस हम बोर्ड में जाके आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में हमें किस चीज की गणना करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन आप निकालिए एक्सरसाइज का 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि श्रीमती रवि दिल्ली क्लॉथ मिल दिल्ली की प्रबंधक है, यानी कि जो श्रीमती रवि है वो दिल्ली में एक प्रबंधक है। वो क्लॉथ मिल में, कपड़े की दुकान में, ठीक है, कपड़े के मिल में वो प्रबंधक है। वहां प्रति माह 30,000 रुपए का मूल वेतन पाता है, 500 रुपए मनोरंजन भत्ता तथा 7,000 रुपए महंगाई भत्ता प्राप्त करती है। यानी कि जो श्रीमती रवि है वो प्रति माह 30,000 रुपए वेतन, 500 रुपए प्रति माह मनोरंजन भत्ता, 500 रुपए प्रति माह मनोरंजन भत्ता तथा 7,000 रुपए प्रति माह महंगाई भत्ता उनको प्राप्त होता है। उसके अलावा उसको और क्या क्या चीज मिलता है। उसका स्वयं का मकान है, जो श्रीमती देवी है उसकी स्वयं की एक घर है, मकान है, परंतु कंपनी ने उसको निम्न सुविधा प्रदान किया है। अब मामला ऐसा हो रहा है कि श्रीमती देवी का खुद का घर था। अब खुद का घर था तो मालिक को अलग से उसको घर देने की जरूरत नहीं है, उसको अलग से घर की जरूरत नहीं है। वो अपने घर में या खुद के घर में रह के अपने कंपनी में आना जाना वो कर सकता है, तो उसके लिए अलग से घर की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। तो मालिक उसको अलग से फ्री का घर तो नहीं दिया, घर की सुविधा नहीं दिया, परंतु घर में घर के काम करने के लिए कर्मचारियों की सुविधा प्रदान किया। जैसे श्रीमती रवि, उसका तो खुद का घर था, तो खुद के घर में, उस खुद के घर में अब खुद ऑफिस में रहती है, तो काम करने के लिए लोगों की जरूरत है, कर्मचारियों की, नौकर की जरूरत है। तो कंपनी का मालिक उसको घर तो नहीं दिया, लेकिन घर में नौकर, फर्राश और मालिक की सुविधा प्रदान किया उसको। तो एक मालिक प्रदान किया, एक फर्राश और एक नौकर, 3 लोगों को दिया है। ये 3 लोगों की सुविधा दिया है श्रीमती रवि को, और तीनों को 300 रुपए प्रति माह वेतन देना है। और ये जो वेतन देंगे किसको, फराश, माली और नौकर, 3 लोग थे, 3 लोगों को 300 रुपए करके वेतन देना है। ये वेतन जो है कि श्रीमती रवि को खुद को देना था। क्यों खुद को देना था? क्योंकि ये उसके घर का कर्मचारी है, ये उसके घर का नौकर, फर्राश, माली है। अब इसका जो व्यय है, जो खर्चा है, उसको खुद को उठाना चाहिए, परंतु इसका खर्चा भी अगर मालिक उठाएगा, मालिक यहाँ पे उठाया है, तो मालिक उठाया है, तो जब भी कर्मचारी के पर्सनल दायित्व का भुगतान मालिक उठाता है तो संपूर्ण रूप से करोग्य होता है। तो ये जो मालिक उसके घर के नौकर, फर्राश और मालिक का खर्चा उठाया 300 रुपए प्रति महीना, ये संपूर्ण रूप से करोग्य होगा, वेतन शीर्षक में हमें शामिल करना पड़ेगा। आगे क्या बोला गया 2 नंबर में, कंपनी ने उसके निम्न दायित्व का भुगतान किया। अब देखिए बार बार उसी चीजों को बोल रहा है, और मैं शुरू से आपको बोलते हुए आ रहा हूं कि जब भी कर्मचारी का कोई पर्सनल दायित्व है या पर्सनल कोई खर्चा है तो उसको खुद को करना चाहिए, खुद को उसका वहन करना चाहिए, उस खर्चे का वहन या खर्च को खुद को संभालना चाहिए, खुद को उस खर्चे का भार उठाना चाहिए। लेकिन उस खर्चे को भी कंपनी का मालिक वहन करेगा, कंपनी का मालिक उठाएगा, तो यह संपूर्ण रूप से करोग्य होगा, हमें वेतन शीर्षक में शामिल करना पड़ेगा। और यहाँ पे वही चीज दिया है, तो इसको भी हमें वेतन शीर्षक में शामिल करना पड़ेगा। और वो कौन सा पर्सनल खर्चा है, जैसे फर्स्ट नंबर में दिया है गैस, बिजली एवं पानी के बिलों का भुगतान 2,000 रुपए। यानी कि जो श्रीमती देवी है उसके घर में गैस, बिजली, पानी, इन सभी के पीछे कितना खर्चा हुआ है, सिर्फ 2,000। उस 2,000 का जो खर्चा हुआ है उसको खुद को उठाना चाहिए था, क्योंकि घर का मामला है सब, गैस, बिजली, पानी, वो भी कौन उठाया, मालिक उठाया है।
तो ये संपूर्ण रूप से करोगे होगा, क्योंकि कर्मचारी के पर्सनल खर्चों का भुगतान उसको खुद को उठाना चाहिए और वो भी मालिक वहन करते हैं, तो ये संपूर्ण रूप से करोगे होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से सुन के रखो सब लोग। रोटरी क्लब का वार्षिक सदस्यता शुल्क लो। अब रोटरी क्लब, वो क्लब में गया था, जो भी किया था वहां पे उसका पर्सनल खर्चा हुआ था 2400 रुपये। वो भी खर्चा कौन उठाया? मालिक उठाया। संपूर्ण रूप से करोगे होगा। वेतन शीर्षक आय में हमें शामिल करना पड़ेगा। आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है कि कंपनी ने एक छोटी कार की सुविधा प्रदान की है। कंपनी ने श्रीमती देवी को एक छोटी कार दिया है, ठीक है। कार का प्रयोग निजी तथा कार्यालय के कार्यों के लिए किया जाता है। कार का जो यूज है दोनों जगह के लिए, ऑफिस में भी यूज करेगा और साथ ही साथ घर में भी वो चलाएगा, दोनों जगह यूज करता है। तथा ड्राइवर सहित, ड्राइवर के वेतन सहित सभी व्यय कंपनी द्वारा वहन किए जाते हैं। यानी कि कार का यूज घर में भी कर रहा था कर्मचारी और यहाँ पे ऑफिस आने जाने के लिए भी कर रहा था। और ऑफिस आने जाने के पीछे जो भी पेट्रोल पानी का खर्चा हो रहा है, धोने पानी का, और घर में जाने के बाद वो चला रहा है उसका पेट्रोल का, धोने का खर्चा, यानी कि रख रखाव का जितना खर्चा हो रहा है कार के संबंध में, सब खर्चा मालिक वहन कर रहा है कंपनी का। तो इस दशा में क्या हो जाएगा? छोटी कार है तो 1800 रुपये प्रति महीने करोगे होगा और 900 रुपये ड्राइवर का प्रति महीने करोगे होगा। 900 और 2800 टोटल मिला के प्लस करेंगे दोनों को, 2700 होगा। 2700 प्रति माह यानी कि 12 से गुना करेंगे तो 32,400 रुपये कार की सुविधा का मूल्य होगा। आगे, उसका एक लड़का कंपनी के द्वारा चलाए जा रहे स्कूल में अध्ययन कर रहा था। यानी कि जो श्रीमती देवी है उसका एक लड़का है और उसका लड़का कौन से स्कूल में पढ़ रहा है? जो श्रीमती जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी का मालिक एक स्कूल को चलाते हैं और उसी स्कूल में श्रीमती देवी के लड़का, श्रीमती देवी का लड़का उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कहने का मतलब समझ पा रहे हो आप? श्रीमती देवी जिस कंपनी में जा रहा था काम करने के लिए, उसी कंपनी का मालिक के द्वारा जो स्कूल चलाया जा रहा था, उसी स्कूल में श्रीमती देवी का एक लड़का पढ़ रहा था, तो उसको कोई व्यय नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन बाकी बच्चों से उस स्कूल में 3,600 रुपये पूरे साल भर का फीस लिया जा रहा था। और वैसे ही स्कूल में उसी प्रकार के दूसरे स्कूल में जो उसी शहर में बसे हुए हैं, उसी शहर में उसी प्रकार के कोई दूसरा स्कूल है जिसमें एक बच्चे से पूरे साल भर का 1200 रुपये फीस लिया जाता है। लेकिन श्रीमती देवी के मालिक के द्वारा चलाए गए स्कूल में 3,600 रुपये एक एक बच्चे से फीस लिया जा रहा था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो शिक्षा की सुविधा प्रदान किया जाता है उसमें 1,000 रुपये प्रति माह तक छूट रहता है, कर मुक्त होता है। अगर 1,000 रुपये से ज्यादा होता है खर्चा या फीस ज्यादा रहता है प्रति महीना, 1,000 रुपये से ज्यादा रहता है तो सारी राशि पर टैक्स लग जाएगा, सारा राशि करोगे होगा में वेतन शीर्षक में शामिल करना पड़ेगा। परंतु यहाँ पे जो श्रीमती देवी है उसके बेटे को स्कूल में पढ़ा रहा था मालिक के द्वारा चलाए जा रहे स्कूल में, तो उसको कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ रहा था, उसके लिए तो फ्री था। परंतु बाकी बच्चे 3600 रुपये दे रहे थे और उसी प्रकार के दूसरे स्कूल जहाँ पे 1200 रुपये फीस चल रहा था। अब यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में चाहे 3600 को देखो या 1200 को देखो, 1,000 रुपये प्रति माह से कम हो रहा है, इस कारण से कर मुक्त हो जाएगा। 1,000 रुपये से कैसे कम है? एक साल में पूरे 12 महीने में 3,600 एक बच्चे से फीस लिया जाता है। अगर 3,600 को पूरा 12 महीने से भाग दोगे तो 12 एकम 12, 12 तिया 36, 300 रुपये एक एक महीने का एक एक बच्चे का खर्चा आ रहा है स्कूल के फीस का, जबकि एक महीने का 1,000 रुपये तक छूट रहता है। तो ये छूट होगा कि नहीं होगा? पूरा छूट हो जाएगा, ठीक है, ये कर मुक्त हो जाएगा। आपको और ज्यादा क्लियर होगा, समझ जाएगा जब हम बोर्ड में आपको बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। वे एक महीना की छुट्टी पर शिमला कार से गई है। वो एक महीने की छुट्टी पर कहाँ गया था? उसको कार दिया गया था कंपनी की तरफ से, तो कंपनी का ही कार लेके चला गया। वो कंपनी की कार से शिमला में घूमने गया एक महीने की छुट्टी पर, ठीक है, जाने दो, बढ़िया बात है, घूमना भी चाहिए। आगे क्या बोला गया है? जहां वहां कंपनी के द्वारा रखे गए अवकाश गृह में ठहरे,
यानी कि श्रीमती देवी कार लेके कहाँ चले गई थी? शिमला में घूमने के लिए। अब शिमला में गई हैं, वहां पे जाके रहने के लिए भी तो जगह चाहिए, तो कंपनी का अवकाश घर वहां पे था, ठीक है, अवकाश गृह शिमला में उपलब्ध था कंपनी का। तो श्रीमती देवी भी कंपनी का कर्मचारी है, तो वहां पे जब गया था तो जाके देखा था कि कंपनी का घर तो यहाँ पे उपलब्ध है, कंपनी का निवास गृह यहाँ पे है अपना, हाँ अवकाश गृह, कंपनी का अवकाश गृह यहाँ पे उपलब्ध है। तो श्रीमती देवी उस घर में गया और बोला कि मैं इस कंपनी का कर्मचारी हूँ, तो उसको फ्री में रहने के लिए मिल गया। लेकिन अगर हिसाब करेंगे तो उसका रेंट कितना होता है? 6,000 रुपये होता है। अगर वो कंपनी का अवकाश घर वहां पे नहीं रहता तो श्रीमती देवी क्या करती? उसको होटल में रहना पड़ता या लॉज बुक करके लॉज में रहना पड़ता, किराया उसको देना पड़ता कि नहीं पड़ता? जरूर पड़ता, फंस जाता वहां पे वो। लेकिन यहाँ पे कंपनी का घर था इसलिए बच गया वो, 6,000 रुपये यहाँ पे वो बचा लिया, ठीक है। 6,000 रुपये उसका बिल हो रहा है लेकिन वो भुगतान नहीं किया और करना भी नहीं पड़ेगा उसको। कारण क्या है? क्योंकि वो कर्मचारी है कंपनी का और कंपनी का ही अवकाश घर वहां पे रखा हुआ है, इस कारण से उसको एक भी रुपया वहां पे नहीं देना है। लेकिन अगर हिसाब करेंगे तो 6,000 रुपये उसका बिल बनता है। अगर वो किसी होटल में लॉज में रहता तो उसको 6,000 उसको देना पड़ जाता एक हिसाबी में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंपनी के अवकाश घर में रह लिया, इस कारण से उसका 6,000 बच गया, ठीक है। तो वो 6,000 उसको लाभ हुआ है, फायदा हुआ है, इस कारण से वो करोगे होगा, वेतन शीर्षक में उसको शामिल करना पड़ेगा हमें। आगे देखते हैं, कंपनी ने उसको 100 रुपए प्रति अंश के हिसाब से देने का प्रस्ताव किया। 100 रुपए प्रति अंश के हिसाब से देने का प्रस्ताव किया, जबकि इस अंश का प्रस्तावित या प्रस्ताव की स्वीकृति की तिथि को उचित बाजार मूल्य 350 रुपए प्रति अंश था। जो श्रीमती देवी थी वो 100 अंश खरीदा, 100 रुपए के हिसाब से डील फाइनल किया कंपनी के साथ, और जिस दिन डील फाइनल किया उस दिन मार्केट में उस अंशों का प्राइस 350 रुपए चल रहा था प्रति अंश का प्राइस। लेकिन कंपनी से खरीद लिया कितने में? एक एक अंशों को 100 रुपए में खरीदा, लेकिन वही एक एक अंश मार्केट में उसका प्राइस क्या चल रहा था? 350 रुपए चल रहा था। तो 100 रुपए में डील फाइनल किया कंपनी में, लेकिन मार्केट में प्राइस चल रहा था 350 में। तो 350 में मार्केट में प्राइस चल रहा था उस अंशों का मूल्य, लेकिन डील फाइनल किया कंपनी में 100 रुपए के हिसाब से। तो 350 माइनस 100 कितने का फायदा हुआ? बीच में 250 रुपए का फायदा हुआ। कितने अंशों का? 100 अंशों का। अगर हम 250 अंशों का उसको फायदा हुआ है और 100 अंशों के पीछे करेंगे तो 25,000 रुपए का उसको टोटल फायदा हो रहा है। तो ये 25,000 रुपए पूरा करोगे होगा, वेतन शीर्षक में हमें शामिल करना पड़ेगा। आपको सॉल्यूशन से और समझ में आएगा जब बोर्ड में हम बनाएंगे, ठीक है। और आगे क्या बोला गया है? कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए उसकी वेतन शीर्षक में करोग्य आय की गणना कीजिए। यानी कि श्रीमती देवी की वेतन से करोग्य आय की हमें गणना करना पड़ेगा 2023-24 के लिए, ठीक है। 2023-24 के लिए उसकी वेतन से आय की गणना करेंगे। क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। तो आप क्वेश्चन आपको समझा दिया हो, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ दिक्कत है, कुछ क्वेश्चन में कुछ पॉइंट समझ नहीं आता है तो पूछे, कमेंट कीजिए डायरेक्ट, आपको क्वेश्चन और जो भी समझ नहीं आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। ज़्यादा पूछताछ करना है, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, टेलीग्राम में जाओ, वहाँ पे जाके और ज़्यादा पूछताछ कर सकते हो, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अपना छोटा सा छोटा प्रॉब्लम मेरे सामने रखो, अपना डाउट क्लियर करो, मेरा सीधा यहाँ पे कहना है, ठीक है। मन में कोई डाउट नहीं के नहीं चलना है, पूरा क्लियर करके रखो। तो क्वेश्चन ये पूरा खत्म हो गया। अभी हम चलेंगे बोर्ड में और आपको समझाएंगे कि किस तरीके से सॉल्यूशन करना है, हेडलाइन, फ्रेश सॉल्यूशन और साथ में वर्किंग नोट, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं बोर्ड में और दिखाते हैं आपको सॉल्यूशन किस तरीके से बनते हैं, और वहाँ पे आपको समझा जाएगा बेहतरीन तरीके से। अच्छे से देखिए चीज़ों को, कैसे क्या किया जाता नहीं किया जाता, समझिए। समझ नहीं आता है टॉपिक को पकड़िए, पूछिए सर ये समझ नहीं आया, ठीक है। और समझ में आ गया है, आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। अब न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, वरना आपको रोज का नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ज़्यादातर लोग कंजूसी करते हैं कि चलते थे, लेकिन क्या फ़ायदा उससे? रोज़ तो नोटिफिकेशन मिलना चाहिए ना जब पढ़ रहे हो यहाँ पे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, रोज़ नोटिफिकेशन मिलेगा, रोज़ वीडियो अपलोड होता है। इनकम टैक्स का सीरीज स्टार्ट हो गया, 12th का सीरीज स्टार्ट हो गया, सब
हर क्लास का सीरीज स्टार्ट होगा अभी कुछ ही दिन के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए बोर्ड में देखते हैं क्वेश्चन को बना के किस तरीके से उसका सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं श्रीमती रवि जिसकी वेतन से हमें आय की गणना करना है। हम आपको क्वेश्चन समझाए हैं, क्वेश्चन एक बार आपके सामने पढ़ा हूं मैं, आपको समझ नहीं आया, अब अच्छे से एक बार और पढ़िए, उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बार क्वेश्चन को पढ़ने से समझ नहीं आएगा, ये नॉर्मली बात है, ठीक है। एक बार पढ़ने से क्वेश्चन पूरा पूरा समझ आ जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। और 2 बार पढ़ोगे 3 बार पढ़ोगे तब भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ उसमें डाउट रह सकता है, क्योंकि आप न्यू हो इनकम टैक्स में। अब जो एक्सपर्ट है उसको तो एक बार पढ़ने से समझ आएगा, लेकिन आप न्यू आए हो तो आपको दिक्कत हो सकता है। और हमारा जो कॉमर्स का लैंग्वेज है वो थोड़ा सा अल्ट्रा लेवल का है, थोड़ा सा हेवी लेवल का रहता है, इस कारण से क्वेश्चन जो रहता है उसको एक बार पढ़ने से पूरा क्लियर समझ नहीं आता। तो आपको एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन को पहले समझो, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले श्रीमती रवि है, दिल्ली में क्लॉथ मिल में प्रबंधक है, उनकी हमें करोग्य वेतन से आय की गणना करना है। तो क्वेश्चन में आपको समझाया हूं, अगर कुछ पॉइंट उसमें समझ नहीं आया, आप एक बार अच्छे से पढ़ के देखो, समझ नहीं आया तो पूछो सर वो वाला पॉइंट समझ नहीं आया, आपको और समझा दिया जाएगा, आपको और बता दिया जाएगा उस डाउट के बारे में, उसको आपको क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे सॉल्यूशन बनाएंगे, हेडलाइन डालेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, उसको अच्छे से देखो, ध्यानपूर्वक देखो। उसमें अगर कुछ पॉइंट में, कुछ टॉपिक में डाउट रहता है, कंफ्यूजन होता है, पूछो सर उस पॉइंट में कंफ्यूजन है, डाउट लग रहा है मुझे, तो आपका क्लियर करा देंगे वहीं पे, ठीक है। आपका रिप्लाई तुरंत मिलेगा। वरना टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाओ वहां पे कांटेक्ट करो, वहां पे पूछ सकते हो सर कौन सा प्रॉब्लम, कौन सा क्या है, आपका सॉल्यूशन वहां पे भी भेज दिया जाएगा, वहां पे फोटो भी भेज दिया जाएगा सॉल्यूशन का, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। यहाँ पे आयुष कॉमर्स क्लासेस में आए हो तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपको सब चीज मिलेगा। यहाँ पे आयुष कॉमर्स क्लासेस में आप ज्वाइन हो गए हो, आप मतलब यहाँ पे ज्वाइन हुए हो, सब्सक्राइब किए हो, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लाइफ टाइम सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान पूर्वक बस थोड़ा सा पढ़ो और पूछो, अपने सारे प्रॉब्लम, सारे समस्या के बारे में बताओ, पूछो, हम जरूर क्लियर करेंगे। अब सबसे पहले हम श्रीमती जो रवि थी यहाँ पे, तो जो रवि थी उनका हमें क्या करना है, यहाँ पे करोग्य वेतन से आय की गणना करना है। तो सबसे पहले हम हेडलाइन डालते हैं। देखिए हेडलाइन कैसे डालना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है शुरू से अंत तक, जिस चीज की गणना करने बोला जाएगा उसी को लेके हमें वेतन शीर्षक में हेडलाइन डालना है। तो यहाँ पे किस चीज की गणना करने बोला गया था, कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए उसकी वेतन शीर्षक में करोग्य आय की गणना कीजिए। यानी कि श्रीमती रवि की वेतन से आय की गणना हमें करना है। तो यहाँ पे हम हेडलाइन डालेंगे, श्रीमती रवि की वेतन से आय की गणना, ये हमारा हेडलाइन हो रहा है। और यहां पे लिखना है कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए, हमारा न्यू सत्र 2023-24 के लिए। अब ये हमारा हेडलाइन कंप्लीट हो गया है। अब हमारा हेडलाइन के बाद अब क्या करेंगे, हम लोग मेन सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब हम मेन सॉल्यूशन को बनाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन में देखिए कि जो श्रीमती रवि थी उनको सबसे पहला क्या मिला, वो क्लॉथ मिल में प्रबंधक थी और उसको सबसे पहला मिला है वेतन, वो भी 30,000 रुपए प्रति महीना। तो हम उसके वेतन में लिखेंगे यहाँ पे कि उनको वेतन मिला है 30,000 रुपए प्रति माह, इसलिए 12 से गुना किया जाएगा, 12 या 36, 3,60,000 रुपए का उनका वेतन बन रहा है पूरे साल भर का। 500 रुपए मनोरंजन भत्ता, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, वेतन के सामने शुरू में क्या लिख दिया है, वह प्रति माह 30,000 रुपए वेतन, कॉमा किया है, वो कॉमा डाला है, उसके बाद 500 रुपए मनोरंजन भत्ता, फिर कॉमा डाला है, तथा 7,000 महंगाई भत्ता प्राप्त करती है, ऐसा लिखा गया है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो वेतन है 30,000 उसके सामने प्रति माह लिखा है, लेकिन मनोरंजन भत्ते के सामने कोई प्रतिमाह नहीं है आगे पीछे, महंगाई भत्ते के आगे पीछे कोई प्रतिमाह शब्द यूज नहीं किया है,
तो यहाँ पे ये मत समझना कि ये पूरे वार्षिक है, साल भर का है, ऐसा नहीं समझना है, क्योंकि उसको पूछने का तरीका देखिए। क्वेश्चन क्या बोला है, वह प्रति माह वेतन 30,000, कॉमा मनोरंजन भत्ता, मनोरंजन भत्ता 500 रुपए, फिर कॉमा, फिर तथा बोला है यहाँ पे महंगाई भत्ता, जिसको हम शॉर्ट में डियरनेस अलाउंस बोल सकते हैं, डीए 1,000 रुपए है क्या, 1,000 रुपए, 7,000 रुपए, 7,000 रुपए मिलता है या वो पाता है। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे वेतन के सामने तो प्रतिमाह लगाए, मनोरंजन भत्ते के सामने कुछ नहीं लगाए, डियरनेस अलाउंस के सामने भी आगे पीछे प्रतिमाह शब्द यूज नहीं किया है, मासिक शब्द यूज नहीं किया है। इसके मतलब ये मत समझना कि ये मासिक नहीं है, ये वार्षिक है, ये भी मासिक नहीं है, वार्षिक है। अब इसके सामने प्रतिमाह लिखा है, इसका मतलब ये प्रतिमाह वाला है। क्वेश्चन को पूछने का तरीका देखिए, यही तो घुमाने का तरीका। यहाँ पे क्या बोला, वह मतलब कौन है, श्रीमती रवि, उसको क्या मिलता है, प्रतिमाह वेतन, कॉमा यहाँ पे कॉमा मनोरंजन भत्ता इतना, फिर तथा महंगाई भत्ता 7,000, यानी कि कॉमा कॉमा डाल के रख दिया, यानी कि ये जो प्रतिमाह है ये तीनों के लिए काम करेगा, ये प्रतिमाह तीनों के लिए काम करेगा। वेतन भी प्रतिमाह है, मनोरंजन भत्ता भी प्रतिमाह है, और डियरनेस अलाउंस जो हमारा महंगाई भत्ता वो भी प्रतिमाह है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कॉमा कॉमा करके दिया है, ये घुमाने के लिए दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन तो दिया लेकिन आप लोग घूम जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन तो सिंपल दिया लेकिन आप लोग घूम जाओगे कि ऐसा कैसे हो गया। यहाँ पे ये जो प्रतिमाह दिया, ये प्रतिमाह तीनों के लिए काम करेगा, लेकिन कॉमा कॉमा करके वहां पे दिया है। ठीक है, यानी कि ये सब प्रतिमाह है, मासिक है। क्वेश्चन में घूमना नहीं है, ऐसा बहुत सारे तरीके से घुमा के पूछेगा क्वेश्चन में। अब यहाँ पे महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता कितना मिला, 7,000 रुपए प्रति माह, तो 12 सत्ते 84,000 रुपए का महंगाई भत्ता हो गया। इसके बाद और क्या है, मनोरंजन भत्ता 500 रुपए। मनोरंजन भत्ता जब भी क्वेश्चन में आएगा तब अपने को एक चीज फॉलो करना है, एक चीज वहां पे ढूंढना है, देखना है कि ये जो कर्मचारी है, जिस क्वेश्चन को बना रहे उस क्वेश्चन को अच्छे से छानबीन करो, आगे पीछे सब जगह ढूंढ डालो उसका, और देखो क्या वो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी है कि गैर सरकारी। क्वेश्चन में कहीं सरकारी शब्द का यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कहीं पे सरकारी शब्द बोल दिया तो सरकारी कर्मचारी हो जाएगा वो, और अगर सरकारी शब्द नहीं है, कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, तो वो हमारा गैर सरकारी कर्मचारी हो जाएगा। प्राइवेट लिमिटेड नहीं, खाली प्राइवेट। ठीक है, कोई कंपनी बोल दिया तो हमारे गैर सरकारी कर्मचारी हो जाएगा। और ये जो श्रीमती रवि थी, ये भी क्लॉथ मिल में काम कर रही थी, ये भी हमारे गैर सरकारी कर्मचारी है। यहाँ पे सरकारी शब्द का कोई नामो निशान नहीं है, गैर सरकारी कर्मचारी है। अब गैर सरकारी कर्मचारी जब आता है, उनको जो मनोरंजन भत्ता मिलता है संपूर्ण रूप से करोग्य होता है, वेतन शीर्षक में करोग्य हमें शामिल करना होता है। लेकिन जब सरकारी कर्मचारी होता है उस दशा में क्या होता है, 5,000 रुपए अधिकतम कटौती मिलता है धारा 16 के अनुसार। सरकारी कर्मचारी की दशा में मनोरंजन भत्ता मिलता है, तो धारा 16 के अनुसार अधिकतम 5,000 रुपए की कटौती उनको दिया जाता है। तब हमें वर्किंग नोट बनाने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि गैर सरकारी कर्मचारी है तो इनको कोई छूट नहीं मिलेगा, कोई कटौती मिलेगा। संपूर्ण रूप से मनोरंजन भत्ता करोग्य होगा, हमें वेतन शीर्षक में करोग्य हमें यहाँ पे शामिल करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे मनोरंजन भत्ता। मनोरंजन भत्ता कितना रुपए, 500 रुपए प्रति माह, 12 से गुना करेंगे, 12 पंजे 60, 6,000 रुपए मनोरंजन भत्ते की राशि निकल के आएगी। आगे क्या मिला है उनको, उनका अब अ नंबर कंडीशन दिया है कि उनका स्वयं का मकान है, परंतु कंपनी ने उनको निम्न सुविधा प्रदान की है। अब पिछले जैसे हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन तक बनाते हुए आ रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन में हमको मिला होगा या मिला था कि जैसे जो भी क्वेश्चन में जो भी कर्मचारी का नाम था, मिस्टर एक्स था या फिर जो भी था, कि उनको असुसज्जित घर दिया गया था या सुसज्जित मकान दिया गया था, किराए से मुक्त घर दिया गया था मुंबई में, चेन्नई में, या फिर जनसंख्या 22 लाख 15 लाख। तो यहाँ पे क्या हुआ है, किराए से मुक्त मकान तो नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है, क्योंकि
श्रीमती रवि की खुद की घर था वहां पे, ठीक है, उसका खुद का मकान था वहां पे। अब उसका खुद का घर था, वो अपने खुद के घर में रह के कंपनी में आना जाना कर रहा था, तो कंपनी ऊपर से उसको घर नहीं दिया क्योंकि वो अपने घर से आना जाना कर रही थी, तो उसको घर नहीं दिया। लेकिन कंपनी ने कुछ सुविधाएं प्रदान की है, कुछ अनुलाभ दिया है। कौन सा अनुलाभ है? एक माली, मतलब उसके घर में एक माली की सुविधा प्रदान की है, एक फर्राश की सुविधा और एक नौकर की सुविधा प्रदान की है। कौन? मालिक। अब कर्मचारी के घर में नौकर, फर्राश, माली, चौकीदार, इन सब लोगों को अगर रखा जाता है तो उसका जो भी वेतन होता है कर्मचारी को ही पटाना चाहिए, क्योंकि वो सब कर्मचारी के घर का है, कर्मचारी का निजी मामला है, पर्सनल है वो सब। अब उन सब खर्चे का भुगतान भी मालिक वहन करेगा, तो वो पूरा करोगे होगा, हमें वेतन शीर्षक में करोगे आय में हमें शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारी का कोई भी पर्सनल दायित्व का भुगतान या निजी दायित्व का भुगतान मालिक अगर करेगा तो वो फुली टैक्सेबल है, करोगे आय में हमें शामिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी इसका घर का मामला था, पर्सनल था, उसके खर्चों का भार कौन लिया था? मालिक लिया था, संपूर्ण रूप से करोगे होगा। क्या क्या सुविधा प्रदान किया था? माली, फर्राश और नौकर। तो यहाँ पे मालिक की सुविधा, मालिक की सुविधा कितना रुपए? प्रत्येक को 300 रुपए, 300 रुपए प्रति माह दिया जाता है प्रत्येक को, हर किसी को, तीनों को। मालिक को 300 रुपए प्रति माह दिया जाता है, तो 12 से गुना कर दिए, 12 दिया 3600 रुपए। उसके बाद फर्राश था, फर्राश की सुविधा, फर्राश की सुविधा में भी इसको भी 300 रुपए प्रति माह दिया गया था, तो 12 दिया 3600 इनको भी दिया गया है। अब तीसरा क्या है? नौकर। नौकर की सुविधा, नौकर की सुविधा, नौकर को भी 300 रुपए प्रति माह, क्योंकि प्रत्येक बोला गया था कि प्रत्येक को 300 रुपए, तो तीनों को 300 करके दे दिया, यहाँ पे हो गया 3600 करके उनका। अब क्या दिया कि रेफ्रिजरेटर के मुक्त प्रयोग की सुविधा जिसकी लागत 5000 है, यानी कि श्रीमती रवि को रेफ्रिजरेटर फ्री में यूज करने के लिए दिया गया था। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, फ्रिज दिया गया था फ्री में यूज करने के लिए, ले जाओ जाके घर में यूज कर लो इसको फ्री में, बेचा नहीं है, दे भी नहीं दिया है, फ्री में यूज करने दिया है, बाद में वो ले लेगा मालिक, ठीक है। तो जब भी कोई फर्नीचर फ्री में यूज करने के लिए दिया जाता है, जब भी कोई मालिक फर्नीचर को कर्मचारी को देता है फ्री में यूज करने के लिए, तो उसका जो भी लागत रहेगा फर्नीचर का, उसका 10% के बराबर करोगे होगा, करोगे आय में हमें शामिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फर्नीचर का 10 फर्नीचर जो फ्री में यूज करने के लिए दिया था, उसका लागत जो भी रहेगा पे कितना है? 5000। 5000 उस रेफ्रिजरेटर का लागत था जो मालिक ने कर्मचारी को फ्री में यूज करने के लिए दिया था, तो उसकी लागत का 10% के बराबर यहाँ पे करोगे होगा। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर की सुविधा, रेफ्रिजरेटर की सुविधा 5000 उसका लागत था, उसका 10% के बराबर करोगे होगा, यानी कि 500 रुपए हो गया। आगे अब 2 नंबर में बोला गया कंपनी ने उनके निम्न दायित्व का भुगतान किया। मैं पहले से बोलते हुए आ रहा हूं कि कर्मचारी का कोई भी पर्सनल दायित्व का भुगतान या कोई भी पर्सनल खर्च का भुगतान या निजी व्यय का भुगतान मालिक वहन करेगा, मालिक भुगतान करेगा, तो संपूर्ण रूप से करोगे होगा, हमें वेतन शीर्षक में यहाँ पे शामिल करना होगा। अब देखते हैं कौन सा व्यय का वो भुगतान किया। गैस, बिजली, पानी के बिल का भुगतान 2000। ये जो गैस, बिजली, पानी पूरा उसके घर का ही मामला है, उसके घर के खर्चे हैं, ये सब पूरा पर्सनल है और इसका भुगतान उसको खुद को करना चाहिए, यह भी मालिक वहन कर दिया, तो यह संपूर्ण रूप से करोगे होगा वेतन शीर्षक में। बिजली, सबसे पहले गैस, उसके बाद बिजली व पानी की सुविधा, गैस, बिजली व पानी की सुविधा कितना रुपए था इसका? 2000 रुपए जो मालिक वहन कर रहा है। आगे रोटरी क्लब का वार्षिक सदस्यता शुल्क। रोटरी क्लब, वो क्लब में गया था, वहां पे जो भी किया था, जो भी खर्चा किया था, तो उसके खर्चा वो खुद किया था, वो उसका पर्सनल है, अब उस खर्च का भुगतान भी मालिक वहन कर रहा है, तो ये भी संपूर्ण रूप से करोगे होगा। रोटरी क्लब का
या उसकी सुविधा। कितना रुपए का रोटरी क्लब का सुविधा था? रोटरी क्लब का 2400 रुपए का सुविधा है, फिर उसके शुल्क का भुगतान, ठीक है, 2400 रुपए का। इसके बाद क्या बोला गया क्वेश्चन में, कंपनी ने एक छोटी कार की सुविधा प्रदान किया। कार में ध्यान दो, अच्छे से देखो, अच्छे से सुनो और अच्छे से देखना कार की सुविधा का मूल्य किस तरीके से किया जाता है, उसका मूल्यांकन। कंपनी ने एक छोटी कार की सुविधा प्रदान की है। कार का प्रयोग निजी तथा कार्यालय के कार्यों के लिए किया जाता है, यानी कि कार जो है छोटी थी, कार छोटा कार था, कार्यालय और निजी यानी कि ऑफिस में आने जाने, कंपनी में आने जाने के लिए यूज करने के लिए दिया था, और ये भी बोल दिया था कि घर में भी यूज कर लेना कार को, यानी कि दोनों जगह घसीट के यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, कार का पुल टू पुल घिस के उसको चलाओ, दोनों जगह यूज कर रहा था। तथा ड्राइवर के वेतन सहित सभी व्यय कंपनी द्वारा वहन किया जाता है, यानी कि जब वो घर से कार को चला के कंपनी में आता है, फिर जाता है घर में, उसके बाद घर में जाके एक्स्ट्रा और चलाता है, कहीं मार्केट में चला गया घूमने के लिए, वो मैदान चला गया घूमने के लिए, वो अपने फैमिली वालों को घुमाने ले गया, टूर में ले गया उधर पे, तो ये जितने सारे वो घर में जाके चलाया है, उसका जो खर्चा आया है पेट्रोल पानी का, या फिर कंपनी में आने जाने का जो भी खर्चा हुआ है, कार को धोने जो भी करने का, तो ये जितने सारे खर्चा है कार के संबंध में, सारे खर्चा कौन उठा रहा है? मालिक उठा रहा है। और कार का यूज घर में भी बराबर घिस के चला रहा है, घर में भी यूज हो रहा है, और इधर ऑफिस के पीछे भी आने जाने में भी यूज हो रहा है, दोनों जगह यूज हो रहा है कार का। और कार में ड्राइवर भी फ्री का मिला हुआ है उसको, कार ड्राइवर चलाता है, खुद नहीं चलाता है। तो यहाँ पे हम कार की सुविधा का मूल्यांकन करेंगे, तो यहाँ पे हमें वर्किंग नोट की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छे से देखो इसको, ध्यान से सुनो, देखो इसको, कार की सुविधा का मूल्य किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन में समझना है कार किसका है, मालिक का खुद का है कि मालिक किराए पर लेकर कर्मचारी को प्रदान किया है। यहाँ पे कहीं पर बोला है कि कार का किराया मालिक इतना चुकाता है, या किसी दूसरे व्यक्ति से किराया पर लाया, ऐसा कहीं बोला है? नहीं बोला है। नहीं बोला है इसका मतलब उसका कार खुद का है, मालिक का खुद का था कार। अब खुद का कार कर्मचारी को दे दिया है, ऑफिस में आने जाने के लिए यूज कर रहा है, घर में जाकर यूज कर रहा है, दोनों जगह सब जगह चला रहा है वो, और कार में ड्राइवर फ्री का दे दिया है मालिक ने। ऊपर से जो खर्चा हो रहा है, सब खर्चा, घर का खर्चा, घर में चलाने का खर्चा, ऑफिस में चलाने का खर्चा, सब खर्चा कौन उठाता है? मालिक ही वहन करता है। तो इस केस में क्या होगा, छोटी कार 1800 रुपए प्रति माह, और ड्राइवर का प्लस ड्राइवर का 900 रुपए प्रति माह, यह होता है। अब 1800 प्रति माह कितना हो जाएगा? 1800 गुना 12, 1800 गुना 12 कितना हो जाएगा? यहां पे लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, 1800 प्रति माह, तो 1800 इंटू 12 कितना होगा? 1800 गुना 12, 21,600 रुपए, 21,600 प्लस ड्राइवर का वेतन 900 रुपए प्रति माह, 900 इंटू 12, 12 नहीं 108, 10,800 होगा कुछ, 900 इंटू 12, हाँ 10,800 रुपए। अब दोनों को प्लस कर दो, कार की सुविधा का मूल्य निकल जाएगा। कितना आसान है यहाँ पे, 21,600 प्लस 10,800, 32,400 रुपए, 32,400 रुपए कार की सुविधा का मूल्य आया। पर यहीं पे खत्म नहीं होता है। अब इस कार के संबंध में अगर मालिक कर्मचारी से कुछ पैसा वसूल करता या उसका पैसा काट लेता वेतन का, तो यहाँ पे हम माइनस करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में था कि उसको फ्री का घर दिया गया था, तो वहां से उसका वेतन का पैसा ले रहा था, काट रहा था, या फिर कार की सुविधा का मूल्य प्रदान किया जाता है, इससे भी वसूलता है कभी कभी कंपनी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में फिलहाल नहीं है तो माइनस नहीं करेंगे, कभी क्वेश्चन में आएगा तो माइनस करना पड़ेगा वसूली राशि। फिर भी मैं यहाँ पे दर्शा देता हूं, वसूली राशि हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है तो हम यहाँ पे कर दिए नील। तो 32,400 का 32,400 ही सुविधा का मूल्य हो जाएगा, सुविधा का मूल्य 32,400 ही हो जाएगा। उसी को हमें लिखना यहाँ पे, कार की सुविधा कितना रुपए हो जाएगा? 32,400 रुपए।
कितना आसान है, लेकिन ये समझना पड़ेगा ना नियम को पहले, और इसके लिए नोट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जाओ टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे जाके नोट्स प्राप्त करो, पढ़ो अच्छे से। अब देखेंगे कार के बाद क्या दिया गया है। उनका लड़का एक कंपनी के द्वारा, ठीक है, उनका लड़का जो है कि कंपनी के द्वारा चलाए जा रहे स्कूल में अध्ययन कर रहा है। कंपनी के द्वारा प्रति छात्र 36 रुपए वार्षिक व्यय किया जाता है। यदि इसको इसी प्रकार के स्कूल में अध्ययनरत करने भेजा जाता है तो उसका केवल 1200 रुपए वार्षिक व्यय करना पड़ेंगे। मतलब कि मालिक का स्कूल है या स्कूल है जिसको मालिक चला रहा है, यानी कि मालिक के द्वारा जो स्कूल चलाया जा रहा है, उस स्कूल में वो कर्मचारी जो यहाँ पे श्रीमती रवि है, श्रीमती रवि का एक लड़का, ठीक है, उनका एक लड़का मालिक के द्वारा चलाए जा रहे स्कूल में भेजा गया पढ़ाने के लिए, फ्री में पढ़ रहा है। क्योंकि मालिक, कंपनी का मालिक और श्रीमती रवि दोनों के बीच में किसका संबंध है, मालिक कर्मचारी का संबंध है। इसीलिए श्रीमती रवि का लड़का मालिक के द्वारा चलाए जा रहे स्कूल में फ्री में पढ़ रहा है। लेकिन वहां के बाकी बच्चों से कितना फीस लिया जाता है, 3600 रुपए फीस लिया जाता है एक साल में। ठीक है, यहां पे शिक्षा की सुविधा प्रदान किया जा रहा है। शिक्षा भत्ता नहीं है यहाँ पे, शिक्षा की सुविधा। ऐसा कैसे? शिक्षा भत्ता का मतलब होता है कि शिक्षा प्रदान करने के लिए कहीं पे शिक्षा पा रहा है तो उसका जो भी खर्चा होता है, उसका खर्चे का भरपाई करने के लिए मालिक द्वारा कर्मचारी को पैसा दिया जाता है कि इस पैसे को लो और अपने बच्चे का फीस पटाओ। यह शिक्षा भत्ता है। लेकिन शिक्षा की सुविधा का मतलब क्या है? फ्री का स्कूल प्रोवाइड कर दिया जाता है कि जाओ अपने बच्चे को उस स्कूल में भर्ती कर दो, फ्री में पढ़ लेगा वो। तो यहाँ पे मालिक द्वारा, कंपनी का मालिक के द्वारा कोई स्कूल चलाया जा रहा था जिसमें श्रीमती रवि का एक लड़का जाके पढ़ रहा था फ्री में। क्यों फ्री में पढ़ रहा था? क्योंकि वो जो रवि थी वो मालिक के अंतर्गत काम कर रहा था अपने कंपनी में उसके, ठीक है, मालिक के कंपनी में। तो उन दोनों के बीच में मालिक कर्मचारी का संबंध हो गया। इस कारण से उसका लड़का उस मालिक के द्वारा चलाए जा रहे स्कूल में फ्री में पढ़ रहा था, यानी कि फ्री का स्कूल मिल गया था तो वहां पे सुविधा मिल गया, पढ़ने की सुविधा। तो यह हो जाएगा शिक्षा की सुविधा। शिक्षा की सुविधा तो मिल गया, पर यह कर योग्य होगा कि कर मुक्त? और कर योग्य होगा तो कितना? शिक्षा की सुविधा कितना रुपए वार्षिक व्यय होता है? अब श्रीमती रवि का जो लड़का है उससे तो कोई फीस नहीं लिया जाता है, उसको वो तो फ्री में पढ़ रहा है, उसके मालिक द्वारा चलाए जा रहे स्कूल में पढ़ रहा है, तो अब फ्री में वो पढ़ रहा है। लेकिन बाकी बच्चों से उस स्कूल में कितना रुपए फीस लिया जाता है? 3600 रुपए वार्षिक फीस लिया जाता है। एक साल में 3600 रुपए लिया जाता है एक एक बच्चे से फीस। लेकिन श्रीमती रवि के बच्चे से नहीं लिया जा रहा है क्योंकि वो कर्मचारी है उसी कंपनी का, इसीलिए उसको उसके बच्चे का छूट है, फ्री में उसको पढ़ाने के लिए बोल दिया। लेकिन बाकी बच्चों से, हर एक बच्चों से 3600 रुपए करके यहाँ पे फीस लिया जा रहा है, वो भी वार्षिक पूरे साल भर में। अगर हम देखेंगे कि ये पूरे साल भर का है तो 12 महीने से हम भाग देंगे, 12 एकम 12, 12 तिया 36 और 2 0, यानी कि हर महीना में प्रति माह कितना रुपए फीस लिया जा रहा है? बाकी बच्चों से 300 रुपए। बाकी जितने बच्चे हैं उन सब से 300 रुपए एक महीना फीस लिया जा रहा है। 12 महीने में 36 रुपए टोटल फीस लिया जा रहा था। टोटल फीस यहाँ पे वार्षिक कितना? टोटल फीस 3600 रुपए। 12 महीने से भाग दे दिए तो एक एक महीने का आया है 300 रुपए। हर महीने का 300 रुपए देना पड़ता है बाकी बच्चों को। लेकिन श्रीमती रवि का बच्चा वहां पे पेमेंट नहीं करता है क्योंकि उसका मम्मी कहाँ पे है? वो कंपनी का कर्मचारी है, इस कारण से वो फ्री में वहां पे पढ़ रहा है उनका लड़का। तो बाकी बच्चों से 300 रुपए प्रतिमाह लेता है। अब यहाँ पे श्रीमती रवि का बेटा भी वहां पे पढ़ रहा है तो उसका जो भी खर्चा होगा, उसका जो भी फीस बनेगा, क्या वो कर मुक्त होगा कि कर योग्य होगा? देखो यहाँ पे शिक्षा की सुविधा में क्या होता है? शिक्षा की सुविधा 1000 रुपए प्रति माह कर मुक्त होता है। 1000 रुपए प्रति माह कर मुक्त होता है। अगर किसी बच्चे से 1000 रुपए तक फीस लिया जा रहा है तो भी कर मुक्त हो जाएगा, कर योग्य नहीं होगा, कर योग्य में हम शामिल नहीं करेंगे। पर यहाँ पे कितना लिया जा रहा है प्रति माह? 300 रुपए प्रति माह लिया जा रहा है। 300 प्रति माह लिया जा रहा है, मतलब 1000 से कम लिया जा रहा है फीस।
तो ये कर मुक्त हो जाएगा, यानी कि उसका बेटा जो फ्री में पढ़ रहा है उसका बिल्कुल उसके सुविधा का मूल्य बिल्कुल नील होगा, कर मुक्त होगा, एक भी राशि पर टैक्स नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन में ये बोल दिया कि उसके मालिक के स्कूल में एक एक बच्चे से 36 रुपए लिया जाता है वार्षिक सालाना, लेकिन शहर में उसी प्रकार के और भी स्कूल हैं, उन बाकी स्कूलों में कितना फीस लिया जाता है? 1200 रुपए एक महीने का लिया जाता है। श्रीमती रवि उसका जो जिस कंपनी में काम कर रहा था उस कंपनी के मालिक द्वारा जो स्कूल चलाया जा रहा था उस स्कूल में रवि का बेटा पढ़ रहा था, जहां पे 36 रुपए हर एक बच्चे से साल भर में फीस लिया जा रहा था। 12 महीने से अगर भाग देंगे तो एक एक महीने में 300 रुपए लिया जा रहा था, जबकि शिक्षा सुविधा का नियम क्या है कि 1000 रुपए हर महीना तक छूट है, 1000 रुपए प्रतिमाह छूट है, तो 1000 से कम है ये बिल्कुल नील हो जाएगा इस सुविधा का मूल्य। परंतु और भी है, क्वेश्चन क्या बोल दिया कि ये तो मालिक के द्वारा स्कूल चलाया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी इसी प्रकार के बहुत सारे स्कूल उस शहर में उपलब्ध है, तो उन स्कूलों में 3600 रुपए नहीं बल्कि 1200 रुपए पूरे साल भर में फीस लिया जाता है। यहाँ पे मालिक का कंपनी के मालिक के द्वारा चलाया जा रहा था, इसमें 3600 लिया जा रहा था और 12 महीने में 3600 लिया जा रहा था, तो एक एक महीने में 300 रुपए। लेकिन उसी प्रकार के और भी स्कूल है उस शहर में, तो उन शहरों में बाकी जो स्कूल हैं उसमें 1200 रुपए लिया जाता है पूरे साल भर के एक एक बच्चे से, तो 12 महीने से भाग देंगे, 12 एकम 12, 12 एकम 12, यहाँ पे 100 रुपए प्रति माह फीस लिया जा रहा है। ये तो 1000 से कम हुआ ही तो यहाँ पे ना, देखो 1000 से कम हुआ है, चाहे उसका मालिक का द्वारा चलाए जा रहे स्कूल हो या फिर कोई दूसरा स्कूल हो जो शहर में बाकी स्कूल है, चाहे उसके मालिक के द्वारा चलाया गया स्कूल हो या फिर शहर का कोई दूसरा स्कूल हो, उसी प्रकार के दोनों का ही फीस प्रति माह 1000 रुपए से कम है, इस सुविधा का मूल्य बिल्कुल कर मुक्त होगा। अगर 1000 रुपए से ज्यादा हो जाता, 1000 रुपए से ज्यादा होता तो पूरे राशि पर टैक्स लगता। मान लो 1500 रुपए हो जाता एक महीने का फीस, तो पूरे 1500 रुपए पे उसको टैक्स भरना पड़ता, वो कर योग्य होता, हम वेतन शीर्षक में यहाँ पे शामिल करते। परंतु यहाँ पे 1000 रुपए से कम है प्रति माह का फीस, इस कारण से कर मुक्त होगा। शिक्षा की सुविधा पे फिलहाल नील हो जाएगी क्योंकि 1000 रुपए से कम है प्रति महीना फीस, इस कारण से। ठीक है, ये सारे चीज को आप लोग को समझना पड़ेगा, इसका नोट्स आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका ज्यादा क्लियर होगा। आगे क्या दिया गया है? वे एक माह की छुट्टी पर शिमला कार से गई, जहां वह कंपनी के द्वारा रखे गए अवकाश गृह में ठहरी। इस सुविधा का मूल्य 6000 है। अब देखो, वो शिमला में भी गई थी, श्रीमती रवि शिमला में घूमने गई है, वहां पे गई है। अब वहां पे जाके उसको कहाँ रहना पड़ेगा? अब घूमने गए, कम से कम एक हफ्ता एक महीने का टूर में गई होगी जरूर वहां पे। अब वहां पे जाएगा तो वहां पे जाके रहने के लिए होटल में लॉज कुछ ना कुछ तो बुक करना ही पड़ेगा। लेकिन वो बच गई, क्यों बच गई? क्योंकि कंपनी के द्वारा वहां पे अवकाश गृह रखा गया था। वो गया, जाके देखा कि यार मेरे कंपनी का घर है, अवकाश गृह, चलो घुसते हैं इसी में, और जाके अपना आईडी वाईडी देखा, बढ़िया उसका फ्री में मिल गया, उसी कंपनी का कर्मचारी था वो, इस कारण से कंपनी के द्वारा रखे गए अवकाश गृह में जाके वो ठहरने का जगह उसको मिल गया, तो उसका कर मुक्त हो गया, कंपनी का ही कर्मचारी था इसलिए बच गया। लेकिन अगर वो उस कंपनी का कर्मचारी नहीं रहता, या कर्मचारी है परंतु कंपनी का अवकाश घर उस शिमला में नहीं रहता, वो शिमला में घूमने गई है, यहां तक ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि शिमला में कंपनी के द्वारा अवकाश घर रखा गया था, जहां पे श्रीमती रवि या फिर बाकी कर्मचारी वहां पे जाके ठहर रहे थे, रह रहे थे, घूम रहे थे, खा पी रहे थे, सब वहीं पे कर रहे थे। लेकिन अगर वो घर वहां पे नहीं रहता, कंपनी का अवकाश गृह वहां पे अगर नहीं रहता, तो श्रीमती रवि को या तो होटल में या फिर लॉज में उसको रुकना ही पड़ता, और लॉज में वो रुकता तो उसको वहां पे रेंट पटाना ही पड़ता वहां पे, तो खर्चा होता कि नहीं होता? वो खर्चा उसको बचा है कि नहीं बचा है? वो खर्चा होने से उसको बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि शिमला में उसके कंपनी का अवकाश गृह था, इस कारण से उसका वो पैसा बच गया, वहां पे उसको प्रॉफिट हुआ, उसको वहां पे फायदा हुआ। अब फायदा हुआ मतलब यहाँ पे उसको कर होगा वो अनुलाभ, ठीक है, क्योंकि कर्मचारी को किसी प्रकार का फीस मिलता है, लाभ होता है, प्राप्ति होता है, फायदा होता है, तो वो पूरा कर होता है वेतन शीर्षक में। शिमला में घूमने गया था, कंपनी का अवकाश घर रखा था, तो वहां पे चला गया, रह लिया फ्री में, बच गया। अगर वहां पे वो नहीं रहता तो होटल में रहना पड़ता उसको, ये लॉज बुक करके वहां पे रहना पड़ता,
तो उसको किराया देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता? जरूर पड़ता, कोई दूसरा होटल वगैरह में रहेंगे तो। लेकिन यहाँ पे बच गया, क्यों? क्योंकि कंपनी का अवकाश घर रखा हुआ था, तो उसका पैसा बचा कि नहीं बचा? 6000 बच गया वहां पे, जिसका मूल्य 6000 होता है, परंतु 6000 तो पेमेंट नहीं किया, फ्री में रह लिया, कंपनी का घर था वहां पे, फ्री में रह लिया। लेकिन अगर हम देखेंगे कि उसका मूल्य कितना होता है, 6000 होता है, यह पूरा पूरा करोगे होगा, क्योंकि अगर वहां पे वो घर नहीं रहते तो उसको टैक्स पटाना पड़ता, मतलब रेंट पटाना पड़ता, लेकिन वो पटाने से बच गया, उसको फायदा हो गया, फायदा हुआ, लाभ हुआ, मतलब यहाँ पे करोगे आय में उसको शामिल किया जाएगा, करोगे होगा। अवकाश गृह की सुविधा, अवकाश गृह की सुविधा कितना रुपए उसका लागत आ रहा है? 6000 रुपए, पूरा ही करोगे होगा, टैक्सेबल होगा। आगे क्या बोला गया है? कंपनी ने उनको 100 अंश प्रति माह, 100 रुपए प्रति अंश के हिसाब से देने का प्रस्ताव किया, जबकि इस प्रस्ताव की स्वीकृति की तिथि को उचित बाजार मूल्य 350 रुपए प्रति अंश था। यहाँ पे उसको कितना बड़ा फायदा हो रहा है, देखो। इसको मैं मिटा रहा हूं, वीडियो पीछे करके कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। कितना फायदा हो रहा है यहाँ पे। एक तो शिमला गया था घूमने के लिए, कंपनी का फ्री का घर था वहां पे, कंपनी का अवकाश घर में वो रुक गया तो बच गया उसका पैसा, ठीक है, उसका पैसा बच गया, उसको फायदा हो गया, तो यहाँ पे करोगे में शामिल हो गया, टैक्सेबल हो गया। और एक फायदा क्या हुआ कि वो कंपनी के 100 अंश को खरीदे थे, ठीक है, 100 अंश को खरीदे थे, और कंपनी से जब वो डील फाइनल किया था तो 100 अंश का मूल्य 100 रुपए प्रति अंश, हर एक अंश का मूल्य 100 रुपए था, और 100 अंशों को खरीदा था, है ना, खरीदने का प्रस्ताव किया, वो डिसाइड किया, वो डील फाइनल किया कि मैं 100 अंशों को खरीदूंगा और एक एक अंश का मूल्य 100 रुपए, तो 100 इंटू 100 कितना होगा उसका लागत? टोटल 10,000 रुपए डील फाइनल हुआ उसका अंशों को क्रय करने का। लेकिन जिस तारीख को वो खरीद रहा था उस तारीख को मार्केट में उस अंशों का प्राइस क्या चल रहा था? 100 अंशों का प्राइस बाजार में, 100 अंशों का प्राइस बाजार में 350 रुपए प्रति माह, प्रति अंश, हर एक अंश का मूल्य 350 रुपए में बिक रहा था मार्केट में, लेकिन वो कंपनी से खरीद लिया 100 अंश को, हर एक अंश को 100 रुपए की दर से खरीद लिया, तो कितना पैसा बच गया देखो यहाँ पे। 100 अंशों को मार्केट में प्राइस चल रहा था 350 के हिसाब से, तो कितना होगा यहाँ पे? 35,000 मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है, लेकिन वो कंपनी से कितना डील फाइनल कर दिया? 10,000 में मामला सुलझा दिया कंपनी में। तो यहाँ पे कितना फायदा हुआ? अगर वो कंपनी से नहीं खरीदता इसी अंशों को, अगर वो मार्केट से खरीदता 350 रुपए की रेट के हिसाब से, तो कितना खर्चा हो जाता? 35,000 खर्चा हो जाता। कितना बच गया उसका? 100 अंशों को कंपनी से खरीद लिया 100 रुपए के हिसाब से, जबकि उसका रेट 350 चल रहा था मार्केट में। 100 अंशों को 100 रुपए के हिसाब से खरीद लिया और डील फाइनल कर दिया। डील कितना फाइनल कर दिया? 10,000 रुपए का, लेकिन मार्केट में जो प्राइस चल रहा था उसके हिसाब से 100 अंश का मूल्य 35,000 रुपए प्राइस चल रहा था मार्केट में। तो अगर वो कंपनी से ना खरीद के मार्केट से खरीदता तो कितना खर्चा होता उसका? 35,000 खर्चा होता। लेकिन कंपनी से खरीद लिया तो कितना में खरीद लिया? वो 10,000 में मामला सुलझ दिया। तो कितना पैसा यहाँ पे बचा रहा है वो? 25,000 रुपए उसका बच रहा है यहाँ पे। कितना बड़ा फायदा हुआ देखो यहाँ पे, कितना बड़ा फायदा यहाँ पे। 25,000 रुपए शुद्ध बच रहा है उसका। अगर मार्केट से खरीदता तो कितना बड़ा टोपी पहनता हुआ यहाँ पे, 35,000 का चूना लग जाता। लेकिन सिर्फ कंपनी से खरीद लिया 100 अंशों को 100 रुपए के हिसाब से डील फाइनल पहले से कर दिए थे, इस कारण से वो बच गया। 10,000 रुपए का डील फाइनल हुआ था, तो देखो आप माइनस करके देखो जरा, 25,000 का फायदा हो रहा है यहाँ पे। अब 25,000 का फायदा हो रहा है मतलब वेतन शीर्षक में कर और ज्ञान में शामिल किया जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट है वो, ठीक है। अंशों को क्रय करने से लाभ कितने का हुआ यहाँ पे? 25,000 रुपए का लाभ हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन समाप्त हो गया है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हमें वेतन से आय की गणना करने बोला गया, हो गया।
क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया, अब इसको हमें जोड़ना है। देखो क्वेश्चन जो हमारा सॉल्यूशन कितना फ्रेश है, जो भी हमें करना है वर्किंग नोट में करना है, प्रूफ दिखाने के लिए सब कुछ कैलकुलेशन हमें वर्किंग नोट में करना है, मेन सॉल्यूशन पूरा फ्रेश रहेगा। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, हम इसको अब जोड़ेंगे। सबसे पहला दिया 3,60,000 का, 84,000 का, 6,000 का, 3,600, 3,600, 3,600, उसके बाद 500, 2,000, 2,400, 32,400, 6,000 और 25,000, 5,29,100 रुपए का है टोटल। ₹5,29,100 ये आया इसकी शकल वेतन। शकल वेतन, इसको शकल वेतन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस राशि में से अभी तक धारा 16 के अनुसार मानक कटौती एवं नियोजन कर या व्यवसाय कर नहीं घटा, इस कारण से इसको शकल वेतन कहा जाता है। और सभी का मतलब जो भी वेतन से कर उगाय को जोड़े हैं, इसको शकल वेतन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि धारा 16 के अनुसार मानक कटौती और व्यवसाय कर या फिर नियोजन कर इसमें से नहीं घटाया गया है। अब हम धारा 16 के अनुसार उसको घटाएंगे मानक कटौती। हर क्वेश्चन में घटाना, जब भी वेतन से कर योग्य आय की गणना करने बोला जाएगा 50,000। ये 2022 23 में भी 50,000 था, 23-24 में भी 50,000 है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। माइनस करो, अब कितना बचेगा इसमें से हम माइनस कर देंगे 50,000, तो बच रहा ये 4,79,100 रुपए का। ये आया हमारा कर योग्य वेतन, ये आया है हमारा कर योग्य वेतन। ठीक है, ये हमारा आंसर है। और जितना सारा वर्किंग नोट सब इधर बनाया गया था। अब देखो, और इसमें से पूछो क्या समझ नहीं आया, कौन सा टॉपिक समझ नहीं आया पूछो, सब चीज का अच्छे से डील करके बताओ। कुछ भी अगर समझ नहीं आया पूछो, उसका और आपको बताया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। लेकिन उससे पहले आप नोट्स प्राप्त करो, नोट्स को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझो, उसके बाद बनाने स्टार्ट करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो। 27-28 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग आ गए, तो अभी तक आपको सब चीज सेट हो जाना चाहिए माइंड के अंदर, पूरा नियम कानून का। और आधा अभी तक लगभग आधा क्वेश्चन हो गया, अभी तक माइंड में सारे क्वेश्चन को नहीं बैठा लिए हो, या फिर जो मेरे हमारा नोट्स है, जो वर्किंग नोट है, जो भी हमारा नोट्स है, उसको अगर याद नहीं कर पाए हो अभी तक, तो कोई काम का नहीं हो, नहीं बनेगा आपसे। नोट्स तो आपको याद करना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। मरो बचो लेकिन प्रैक्टिस करो, तभी इनकम टैक्स बना पाओगे, और अच्छे से फर्राटेदार। तो इस क्वेश्चन हो गया पूरा कंप्लीट। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था? 27 नंबर क्वेश्चन है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, पूछो। कंफ्यूजन है, कौन सा टॉपिक में कंफ्यूजन है, बिल्कुल पूछो, आपका डाउट, आपका कंफ्यूजन वही पे क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में श्रीमती रवि के साथ हम आए थे और इसका पूरा बना दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे और उस क्वेश्चन को देखेंगे, उसकी कर योग्य वेतन क्या निकलता है, इसी तरीके से गणना किया जाएगा। हेडलाइन इसी तरीके से रहेगा, फ्रेश सॉल्यूशन, वर्किंग नोट इसी तरीके से बनाएंगे, और अच्छे से नोट्स याद करो वरना नहीं बनेगा। ठीक है, नोट्स पहले प्राप्त करो, नोट्स याद करो, उसके बाद इनकम टैक्स को थोड़ा सा टाइम दो, प्रैक्टिस करो, तो ही इनकम टैक्स बनेगा और मजा बहुत आएगा। लेकिन इनकम टैक्स में भले थोड़ा हार्ड है, टफ है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है ये। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में यहीं तक। कुछ अगर परेशानी है, समस्या है, तो पूछो, उसका समाधान किया जाएगा। नहीं है तो बढ़िया बात है, अगर मजा आया तो एक लाइक जरूर कर देना उसमें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं अब कौन आता है, उनका कर योग्य वेतन से आके गणना करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।